तो हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम रदरफोर्ड परमाणु मॉडल को जान लेते हैं। वैसे भी पहले पढ़ चुके हैं कि रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें उसमें सारा पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इस नाभिक के चारों ओर। नाभिक पॉजिटिव चार्ज वाला और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले, इनके बीच में कुछ फोर्स काम करते हैं, बल काम करते हैं। उनको कहते हैं वैद्युत स्थैतिक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत स्थैतिक बल कहा जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वैसे ही घूमते हैं जैसे सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। ये बात बताई थी रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज भी की थी। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो पूरा फोकस है वो एनसीईआरटी है। तो रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल सौरमंडल का एक छोटा रूप था जिसमें नाभिक को बाहरी सूर्य की तरह, इलेक्ट्रॉनों को हल्के ग्रहों की तरह सोचा गया था। जब सौरमंडल का चिरसम्मत यांत्रिकी को लागू किया जाता है तो पता चलता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं और ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल G×m1m2/r² के द्वारा दिया जाता है, जहाँ m1 और m2 द्रव्यमान और r उन द्रव्यमानों के बीच की दूरी और g गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है। इस सिद्धांत से ग्रहों की कक्षाओं के बारे में सही गणना की जा सकती है जो प्रायोगिक मापन से मेल खाती है। देखो क्या है, ये बता रहा है कि दो बॉडी हैं यूनिवर्स में, उनका जो मास है m1 m2 है, उनके बीच की जो दूरी है वो r है। तो इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा G G×m1m2/r²। इसके द्वारा दिया जाएगा, इसके द्वारा ये वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, और ये सही बैठती है। अब आगे पढ़ते हैं कि सौरमंडल और नाभिकीय मॉडल में समानता से यह सुझाव मिलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच कूलाम बल होता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच कौन सा बल होता है? कूलाम, यानी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में ये कूलाम बल है जिसे वैद्युत स्थैतिक बल भी कहते हैं। आगे वर्षन में Q1 Q2 क्या है? आवेश हैं, R उनके बीच की दूरी और K आनुपातिकता स्थिरांक है। इसकी वैल्यू जो होती है फिजिक्स में आप पढ़ते हैं 1/4π/ε0, ये वैल्यू निकल के आती है K की। ठीक है। कूलाम बल गणितीय रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के समान होता है, परंतु जब कोई पिंड किसी कक्षा में गति करता है तो इसके त्वरण होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण के बल के जब ये गति करेगा, जब कोई पिंड किसी कक्षा में गति करता है तो इसमें त्वरण होना चाहिए। यदि पिंड किसी कक्षा में स्थिर वेग से गति कर रहा हो तो भी दिशा परिवर्तन के कारण उसमें त्वरण होना चाहिए। अगर वो स्थिर वेग से भी गति कर रहा है, कहीं गोल गोल ऐसे घूम रहा है, तो उसमें त्वरण होना ही चाहिए। ये बात वो समझाने की कोशिश कर रहा है, त्वरण तो होना ही चाहिए। ठीक है। अतः नाभिकीय मॉडल में कक्षाओं में घूमते ग्रहों की तरह इलेक्ट्रॉन का भी त्वरण होना चाहिए। यानी अगर नाभिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन भी तो गोल गोल घूमता है तो उसमें भी क्या होना चाहिए? त्वरण होना चाहिए। तो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार त्वरित आवेशित कणों को विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करना चाहिए। मैक्सवेल का एक सिद्धांत है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहते हैं, इंग्लिश में। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत कहता है अगर कोई आवेशित कण त्वरण में है तो उससे रेडिएशन निकलना चाहिए, उससे विकिरण का उत्सर्जन होना चाहिए। ये किसका कहना है? ये मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का कहना है। ग्रहों के साथ ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो आवेशित नहीं होते, इसलिए किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से विकिरण उत्सर्जित होगा। इस विकिरण के लिए ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक गति से प्राप्त होगी। जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उससे ऊर्जा प्राप्त होगी, ये विकिरण निकलेगा। गणनाओं से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का सर्पिल पथ से नाभिक में पहुंचने पर 10⁻⁻8 सेकंड लगते हैं। अगर ऐसा हो कि ये नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और वो नाभिक एक समय ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी,
तो वो ऐसे करके नाभिक उसे खींच लेगा। तो ये जो सर्पिल पथ है ना, जो नाभिक पहुंचेगा नाभिक तक, इसमें 10⁻⁸ सेकंड लगेंगे इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। इस प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन की गति का चिरसम्मत यांत्रिकी तथा विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार वर्णन किया जाए तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसी परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चिरसम्मत यांत्रिकी आपकी कह रही थी कि अगर कोई कक्षीय वेग में किसी कक्षा में कोई चीज़ घूमती है, कोई चीज़ घूम रही है किसी कक्षा में, तो उसमें त्वरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? त्वरण। और किसी आवेशित कण में अगर त्वरण है तो मैक्सवेल ये कहता है कि वो विकिरण उत्सर्जित करना चाहिए। अगर विकिरण उत्सर्जित करे कौन? विकिरण उत्सर्जित करे कौन? इलेक्ट्रॉन। तो उसकी एक समय ऐसा आएगा कि सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, और जब सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, जब वो कमज़ोर पड़ जाएगा और नाभिक पॉजिटिव चार्ज वाला है, वो उसे खींच लेगा अपनी ओर। क्या कर लेगा? खींच लेगा। किसको? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और वो नाभिक में डूब जाएगा। ऐसा करने में उसे कितना सेकंड लगेगा? 10⁻⁸ सेकंड। और परमाणु क्या हो जाएगा? परमाणु अस्थिर हो जाएगा, यानी वो अनस्टेबल हो जाएगा। और हम जानते हैं कि परमाणु एक स्थायी चीज़ है। तो ये फेल हो गया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसी भी परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। आप यह पूछ सकते हैं, यदि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की गति से परमाणु अस्थायी हो जाता है तो क्यों नहीं हम इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर स्थिर मान लेते हैं? चलो स्थिर मान लिया। कारण यह है कि यदि इलेक्ट्रॉन को स्थिर माना जाए तो अत्यधिक घनत्व वाले नाभिक के इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल इन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींच लेगा, जिससे थॉमसन परमाणु मॉडल का लघु रूप प्राप्त होगा। अब मान लिया कि इसको स्थिर मान लिया जाए। किसको? इलेक्ट्रॉन को स्थिर मान लिया जाए। ये नाभिक है और ये आपका परमाणु है, और परमाणु के बीचों बीच ये आपका एक नाभिक है पॉजिटिव चार्ज वाला। अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि ये स्थिर हैं, तो कौन खींच लेगा? नाभिक खींच लेगा। नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा अपने अंदर अगर स्थिर होंगे, क्योंकि नाभिक है पावरफुल। नाभिक पावरफुल है तो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, और खींचने पर ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएंगे? ये सारे इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे अंदर नाभिक में। नाभिक में अंदर पहुँच जाएंगे तो ये लघु रूप मिलेगा किसका? ये थॉमसन मॉडल का। थॉमसन ने यही तो बताया था कि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज। ये थॉमसन का मॉडल मिलेगा, उसका लघु रूप मिलेगा। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का एक दूसरा गंभीर दोष यह है कि परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करता। इससे यह पता नहीं चलता कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान है और इनकी ऊर्जा क्या है। तो दो दोष आपने पढ़े। पहला दोष हो गया रदरफोर्ड का पहला दोष है कि स्थायित्व की व्याख्या नहीं। स्थायित्व की व्याख्या नहीं। किसके स्थायित्व की? परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं। दूसरा दोष हो गया संरचना के बारे में, संरचना की व्याख्या नहीं, इलेक्ट्रॉन कैसे विद्यमान है। और तीसरा होगा ऊर्जा की व्याख्या नहीं, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की व्याख्या नहीं। ये 3 दोष हो गए बच्चों इसके लिए। तो आप इस चैनल से बने रहिए, ठीक है, और इसी तरीके से हम चैप्टर को धीरे धीरे करवाते रहेंगे, ठीक है।